हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको उत्साह और अट नहीं रही कविता जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है की व्याख्या देखने और पढ़ने को मिलेगी। तो बच्चों, निराला जी जो हैं वो भी छायावादी कवि हैं और 1899 में इनका जन्म हुआ था। बाकी कवियों ने, बहुत सारे कवियों ने बादलों के ऊपर कविताएं लिखी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जो ये कविता है उत्साह, ये भी बादलों के का ही आह्वान गीत है, यानी बादलों को ही पुकारते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अंतर है कि अगर हम कोई दूसरी कविता पढ़ते हैं जो बादलों के लिए है तो उसमें बादलों को बरसने के लिए कहा गया है, क्योंकि बादलों का जो स्वभाव है वो बरसना है और बरसने से वो जो पानी धरती पर भेजते हैं उससे लोगों के मन में शीतलता पैदा होती है, उन्हें सुकून मिलता है, खुशी उत्पन्न होती है और उनके मन में चैन आता है। लेकिन उत्साह कविता थोड़ा सा हटकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते हैं, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस समय जो दृश्य देख रहे हैं वो ये है कि इस समय दुनिया के लोग गर्मी से त्रस्त हैं, बेचैन हैं, अलसाए हुए से सो रहे हैं जहां तहां। उनका मन नहीं है कुछ भी काम करने का, क्योंकि जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो उस समय लोग बहुत ही त्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, आलस में आ जाते हैं और आलस में लोगों को नींद आती है, वो कुछ भी काम करना नहीं चाहते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस समय बादलों का आह्वान करके कह रहे हैं कि तुम गरजो, क्योंकि बादल के जो गरजने से बहुत तेज आवाज होगी, धमाकेदार आवाज होगी, उससे जो अनमने से लोग हैं, ऊँघ रहे हैं जो लोग, वो एकदम से हड़बड़ा करके उठेंगे और उस गर्जना से उनके अंदर नया कार्य करने की स्फूर्ति पैदा होगी, उनके अंदर जोश आएगा, उत्साह आएगा कि वो कुछ नया कार्य करें। इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उत्साह कविता में बादलों को बरसने के लिए नहीं कहा है, बल्कि शुरू में वो बादलों को गरजने के लिए कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उत्साह कविता जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। तो कविता का भावार्थ इस तरह से है। बादल गरजो घेर घेर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि लोगों के मनों को सुख से भर देने वाले बादलों, तुम विस्तृत आसमान को, घोर गगन, तुम इस विस्तृत आसमान को चारों तरफ से घेर करके गरजो। धराधर ओ, हे बादलों, तुम इस विस्तृत आसमान को चारों तरफ से घेर करके गरजो। ललित ललित, बादल कैसे हैं आसमान में? नए नए हैं। काले घुंघराले, बादल नए हैं और काले और घुंघराले हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, आसमान में बादल उसी तरह से पल रहे हैं, उसी तरह से दिखाई दे रहे हैं जैसे छोटे बच्चों के मन में कल्पना पलती है। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक कल्पना को, एक इमेजिनेशन को अपने दिमाग में रखते हैं और तुरंत ही उनका जो कल्पना है वो पलट जाती है और कुछ और सोचने लग जाते हैं। इसी तरह से बादलों का रूप भी आसमान में समय समय पर बदलता रहता है। कभी बादल काले घुंघराले दिखाई देंगे, कभी नीले और कभी सफेद आसमान दिखाई देगा। तो इस तरह से बादलों का रूप भी आसमान में बदलता रहता है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, आगे कवि कहते हैं कि जिस तरह से हम कवि लोगों में नया जीवन का संचार कर सकते हैं, यानी कि कवि की जो रचनाएं होती हैं, कवि जिस भी चीज की रचना करते हैं, जो भी चीज वो लिखते हैं, उसमें इतना दम होता है कि लोगों के जीवन ही वो पलट के रख देती है। उनकी रचनाएं, उसको पढ़ करके लोगों के अंदर नई जोश, नया उमंग, नई स्फूर्ति पैदा होती है। तो इसी तरह से कवि कहते हैं कि जिस तरह से कवि लोगों को नवजीवन दे सकते हैं, वैसे ही हे बादलों, तुम्हारे हृदय में भी, उर में, हृदय में, दिल में भी विद्युत यानी बिजली की छवि है, बिजली समाई हुई है। मतलब कवि बादलों से ये कह रहे हैं कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम्हारे अंदर बिजली का वास है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, तुम्हारे अंदर वज्र की शक्ति छिपी हुई है, तुम्हारे अंदर चट्टान की शक्ति छिपी हुई है, तुम नई कविता फिर भर दो। हे बादलों, जिस तरह से कवि अपनी नई रचना से लोगों के अंदर जोश पैदा करता है, उसी तरह से
तुम स्वयं भी वज्र की शक्ति वाले हो, इसलिए तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है कि तुम लोगों के अंदर एक नई कविता की चेतना कर दो, नई कविता की सृष्टि कर दो, नई कविता की रचना कर दो। यानी कि लोगों के अंदर गर्जना करके, गर्जन की आवाज से इतना जोश भर दो कि वो अपने जीवन में कुछ नया करने लग जाएं, कुछ नई चीज की रचना करने लग जाएं। हे बादलों गरजो, कवि कहते हैं कि हे बादल, आज तुम सिर्फ गरजो और अपनी गर्जना से ही जो बेचैन लोग हैं उनके मनों में सुकून भर दो और उन्हें किसी नए कार्य के लिए खड़ा कर दो, उन्हें किसी नए कार्य की प्रेरणा दे दो। और अब इसी पैराग्राफ के शब्दार्थ नीचे हैं। घोर, घोर का मतलब है भयंकर। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, भयंकर मतलब विस्तृत आसमान। गगन का मतलब है आसमान। धराधर बादलों को कहते हैं। ललित का मतलब है सुंदर। विद्युत का मतलब है बिजली। नवजीवन का मतलब है नया जीवन। वज्र मतलब कठोर, चट्टान के समान कठोर। नूतन मतलब नई। तो इन शब्दों से भी आपको जो व्याख्या मैंने अभी बताई है वो कुछ ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ और अगला पैराग्राफ है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कवि कहते हैं कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी फैली हुई थी, लोगों के मन भी दुखी थे, इसलिए बादलों का आह्वान करके, बादलों को पुकार करके कवि कह रहे हैं कि लोगों के मनों में सुख भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल मतलब बेचैन। सभी लोग इस समय, दुनिया के सभी लोग विकल हैं, बेचैन हैं। उन्मन थे उन्मन, और वो लोग कैसे थे जो बेचैन थे? वो कैसे थे? ऊंघ रहे थे, उन्मन थे, उनका मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज में। विश्व के निदाग के सकल जन, इस संसार के सारे लोग इस समय नींद में ऊंघ रहे हैं, वो अनमने हैं और बेचैन हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, ऐसे में क्या करो? ऐसे में हे बादलों, तुम आकाश की किसी अनजान दिशा से आओ और तप्त धरा जल से फिर भर दो। क्या करना है बादलों को? इस तपती हुई धरा को, ये जलती हुई जो धरती है, इस तप्त धरा को जल से भर दो। पहले पैराग्राफ में कवि ने बादलों को सिर्फ गरजने के लिए कहा है ताकि जो अनमने, बेचैन, दुखी, त्रस्त लोग हैं वो एकदम से जाग करके खड़े हैं, हो जाएं और किसी नई कविता की रचना यानी नए काम के लिए वो अपने आप को तैयार कर लें। लेकिन दूसरे पैराग्राफ के अंत में आकर के कवि बादलों से कह रहा है कि इस तपती हुई धरा को, इस जलती हुई, गर्मी से जो जल रही है धरती, उसे पानी से फिर भर दो, शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादलों तुम गर्जना करो, ऊंची आवाज करो और उसके बाद पानी बरसाओ जिससे कि ये धरती शीतल हो जाए। यानी धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अनमने हैं, बेचैन हैं, उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, लेकिन तुम गर्जना करके पहले तो उनको नींद से जगाओ, नया काम करने के लिए उन्हें एक उत्साह पैदा करो, उनके अंदर जोश पैदा करो, और उसके बाद गर्मी से वो बेचैन हैं तो पानी बरसा करके उनके अंदर शीतलता भर दो। तो ये थे दोनों पैराग्राफ, उत्साह कविता के दो पैराग्राफ। उत्साह कविता के कुछ शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं सेकंड पैराग्राफ के, तो वो देख लीजिए। विकल, विकल का मतलब है बेचैन। उन्मन उदास। निदाग गर्मी। सकल सारे। अज्ञात अनजान। अनंत आकाश। तप्त जलती धरा पृथ्वी। तो इस तरह से ये शब्दार्थ है दूसरे पैराग्राफ के। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अट नहीं रही है, एक दूसरी छोटी कविता को भी इसके साथ जोड़ा गया है, अट नहीं रही है। तो अट नहीं रही है के बारे में उसकी व्याख्या मैं पढ़ा देती हूँ आपको। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब इस छोटी सी कविता में कवि ने फागुन यानी मार्च का जो महीना होता है, जिस महीने में होली आती है, उस महीने की अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन किया है। वो महीना बहुत ही खूबसूरत होता है, चारों तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं, फूलों की इतनी महक होती है कि बाहर अगर निकले हम, पहले अभी तो चलो हम लोग कंक्रीट के मकानों में रहते हैं, लेकिन जो पहले का जमाना था उसमें गांव खलिहान में ही सब लोग रहा करते थे और हर एक के घर के आगे फूल खिले रहते थे, हर खेत में खलिहान में फूल मिल जाते थे। तो इतनी सुंदरता होती थी धरती पर और उतनी ही खुशबू
खुशबू भी होती थी। तो उसी दृश्य का वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर लिख रहे हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो कवि कह रहे हैं कि चारों ओर फागुन की सुंदरता इतनी ज्यादा है कि धरती पे जो सुंदरता है, फागुन के महीने में जो सुंदरता धरती पर आई है वो इतनी ज्यादा है कि फागुन महीने के शरीर में भी वो पूरी समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब ये जो फागुन का महीना है ये इतना खूबसूरत है, प्रकृति इतनी सुंदर है इसमें कि प्रकृति कहीं सांस लेती है और उसकी खूबसूरती से, उसकी सुगंध से हर घर को भर देती है। मतलब कि कहीं एक फूल खिला है और उसकी खुशबू चारों तरफ महक रही है, चारों तरफ फैल रही है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। प्रकृति इतनी सुंदर है, फागुन मास की सुंदरता इतनी ज्यादा है कि जो भी लोग इस महीने की में प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं वो उनका मन चाहता है कि उनके पर निकल आए और वो आसमान में उड़ने लग जाएं। कवि कहता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं अपनी नजरों को इस प्रकृति की सुंदरता से हटाने की, यानी मैं दूसरी तरफ देखने की कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे सब तरफ इतनी सुंदरता दिखाई दे रही है कि मेरी आंखें इस सुंदरता से हट ही नहीं रही हैं, क्योंकि जिस तरफ भी मैं नजर घुमाता हूं उस तरफ प्रकृति सुंदर है, पूरी धरती सुंदर है इस समय। तो इसलिए कवि आंख हटाता है तब भी उसकी आंखें हट नहीं पा रही हैं। इतनी प्रकृति सुंदर है कि वो चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा है, और अगर नजरें हटाता भी है तो क्योंकि चारों तरफ खूबसूरती है तो इसलिए उससे सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि कह रहे हैं कि इस समय फागुन महीने में धरती में जगह जगह पर पेड़ों में, हर पेड़ में जो पत्ते हैं इतने ज्यादा खिले हुए हैं कि पेड़ों की जो डालियां हैं, शाखाएं हैं, वो नीचे झुक गई हैं। कहीं कहीं ये डालियां शाखाएं लाल रंग की हैं और कहीं हरे रंग की हैं। क्यों? क्योंकि जो फूल हैं उनके रंग अलग अलग हैं, तो उनके रंगों की वजह से कहीं पेड़ हरे दिखाई दे रहे हैं और कहीं लाल दिखाई दे रहे हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कवि कहते हैं कि इस सब इतनी खूबसूरती को देखकर, इस सब चीजों को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो फागुन महीने के गले में ही खुशबुओं से भरी हुई, मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। मंद गंध पुष्पमाल, कहीं पड़ी है उर में। फागुन मास के हृदय में मंद गंध की, यानी कि हल्की हल्की सुगंध वाली फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। इस तरह से जगह जगह फागुन महीने की इतनी सुंदरता बिखरी हुई है कि अगर इस सारे सौंदर्य को समाना भी चाहें तो भी ये सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। शोभा श्री का मतलब है सौंदर्य रूपी दौलत। तो धरती की दौलत इस समय, सुंदरता रूपी दौलत इतनी ज्यादा है कि फागुन का महीना भी उसे अपने अंदर समा नहीं पा रहा। पूरे महीने में ये सुंदरता इतनी ज्यादा हो जाती है कि महीने के अंदर भी ये सुंदरता समा नहीं पा रही। तो ये थी अट ने ये है कविता, जो छोटी सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है उसकी व्याख्या। और ये है आपके सामने अट नहीं रही है कविता के शब्दार्थ। अट का मतलब है समाना, आभा, आभा सौंदर्य, पर पंख, मंद गंध हल्की हल्की खुशबू, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह, शोभा श्री सौंदर्य। तो ये इसके शब्दार्थ थे। उम्मीद करती हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को उत्साह और अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित ये छोटी छोटी और खूबसूरत सी कविताओं की व्याख्या स्पष्ट हो गई होगी। मैं चाहूंगी कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं
प्लीज अपना एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर छोड़ें, जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो में क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज समझ में आई। यदि किसी और चीज को समझने की आपकी इच्छा है तो प्लीज अपना प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ें, जिससे मुझे पता चले कि आप मुझसे और क्या सीखना चाहते हैं। इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा बांटिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको भरपूर मदद हो सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय।